प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिवसीय फ्रांस यात्रा में फ्रांस देश के साथ कई इंपॉर्टेंट समझौते साइन किए हैं। इंडिया फ्रांस के बीच में हुए इन समझौतों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी डील्स हुई है सभी मैं आपको इस वीडियो में एक साथ बता रहा हूं ताकि आपको मल्टीपल वीडियोस देखने की आवश्यकता ना पड़े। क्या इन डील से भारत को इतना फायदा होगा कि चाइना और पाकिस्तान थरथरा जाएं? विल चाइना बी वरिड नाउ? तो ये जानकारी आपको इस वीडियो में आज मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट स्कॉर्पियन सबमरीन वाली डील है। ये डील के बाद में यूपीआई भी स्टार्ट हो चुका है। और एक और छोटी सी जानकारी जो अक्सर आप लोग मिस कर जाते हैं, मोदी जी जब भी विदेश जाते हैं तो एक गिफ्ट वो देते हैं भारत की तरफ से सामने वाले देश के राष्ट्राध्यक्ष को। तो अभी पिछले महीने की अमेरिका यात्रा में भी उन्होंने जो बाइडेन को जो गिफ्ट किया था वो इंपॉर्टेंट है। वो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, जो मैंने यूएस यात्रा पे इनका वीडियो बनाया था। और अभी भी इन्होंने एक सितार गिफ्ट किया है विच इज मेड आउट ऑफ सैंडलवुड। तो ये सैंडलवुड यानी कि चंदन की लकड़ी से बनने वाला सितार, ये चंदन की लकड़ी की कारीगरी का एक आइटम है जो आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख सकते हैं इसमें गणेश जी भी बने हुए हैं और काफी बारीक कारीगरी यहां पर करी गई है। तो ये चंदन की लकड़ी पर जो कारीगरी है ये दक्षिण भारत खास करके कर्नाटका में होती है और वहीं से ये गिफ्ट मोदी जी ने दिया है किसे? फ्रांस के राष्ट्रपति को। अब देखिए गिफ्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन पर सीधा सवाल आ सकता है। ये नहीं आएगा कि किसको क्या गिफ्ट दिया, गिफ्ट ये आएगा कि ये वस्तु कहां पर होती है, ये आर्ट एंड कल्चर के अंदर किस राज्य की कला है या फिर किस क्षेत्र की कला है, इस पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो उन्हें याद रखिए। अगर आप पाथफाइंडर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक जरूर करें। अगर मेरे वीडियोस के अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको मेरे लेक्चर्स के और पाथफाइंडर टेलीग्राम पे हमारी पूरी टीम के लेक्चर्स अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और लाइव पढ़ना चाहते हैं, एजुकेटर से अपने डाउट रिजॉल्व करवाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए देश का सबसे अफोर्डेबल यूपीएससी कोर्स लेकर आए हैं। इट इज नॉट ओनली अफोर्डेबल बट इट इज द बेस्ट क्वालिटी कोर्स। जो चीज आपको लाखों रुपए पे करके मिलती है, क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मेंस मेंटोरशिप, वो सब कुछ आपको यहाँ पर इस एक कोर्स में एक साथ मिल जाएगी। यहाँ पर टॉपर्स की भी हम आपके लिए क्लासेस लेकर आए हैं। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको टॉपर्स के द्वारा करवाई जाएगी। ये सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा ओनली फॉर प्राइस ऑफ 8,000 रुपीज। ये प्राइस तब अवेलेबल है जब आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर, पहले कमेंट में जो लिंक होगा उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो एक डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा और वहां से आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल के थ्रू हमारी टीम मेंबर्स आपको कांटेक्ट कर लेंगे। ये हमारी टीम है, फैकल्टीज हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं उड़ान बैच में। अब बात करते हैं इन डील्स की। तो सबसे इंपॉर्टेंट डील तो देखिए सबमरीन बनाने को लेकर ही है। ऑलरेडी भारत स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बना रहा था, अब 3 और नई स्कॉर्पियन सबमरीन्स बनाई जाएंगी या फिर हम फ्रांस से उन्हें खरीद रहे हैं। तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मजगांव डॉक्स लिमिटेड में बनेंगी। ये एमडीएल कहां पर है? मुंबई में। और गार्डन रीच शिपयार्ड जो है वो है कोलकाता में। दोनों के बीच में डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। ऑलरेडी एमडीएल के अंदर पुरानी सबमरीन्स बन रही हैं प्रोजेक्ट 75 के तहत। याद रखो 2005 में भी भारत और फ्रांस के बीच में एक समझौता हुआ था। $3.75 बिलियन की वो डील थी जिसके तहत 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बनवाई गई। याद रखिएगा जो ऑलरेडी सबमरीन्स बन रही हैं उन्हें हम कहते हैं कलवारी क्लास, क्योंकि जो सबसे पहली सबमरीन बनी थी स्कॉर्पियन जो भारत में, उसका नाम था आईएनएस कलवारी। तो आईएनएस कलवारी है। उसके बाद जो अभी लेटेस्ट है वो आईएनएस वगीर है। 5 स्कॉर्पियन ऑलरेडी बन चुकी है। छठी वाली के ट्रायल्स चल रहे हैं अभी, वो भी नेक्स्ट ईयर तक कमीशन हो जाएगी या प्रोबेबली इस साल के अंत तक भी कमीशनिंग हो सकती है। तो प्रोजेक्ट 75 एक तरह से खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो 6 सबमरीन बन गई हैं 18 सालों में और अब हम 3 सबमरीन और बनवा रहे हैं। अब ये डील इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए भारत के पास इस वक्त केवल 18 एक्टिव सबमरीन्स है। हमारे पास बहुत ज्यादा सबमरीन नहीं है कंपेयर टू चाइना। तो 18 में अगर 3 का एडिशन होता है तो ये सीधा सीधा मेरे ख्याल से 16 या 17% का इंक्रीज हो जाएगा हमारी सबमरीन की संख्या में। तो इसीलिए ये डील इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए कि ये सबमरीन फ्रांस में कौन बनाता है? तो एक ग्रुप है जिसका पहले नाम हुआ करता था डीसीएनएस, अब उसका नाम बदलकर हो गया है नेवल ग्रुप। तो ये नेवल ग्रुप जो है वो फ्रांस की कंपनी है। ये इस स्कॉर्पियन सबमरीन को बनाता है। ये फ्रांस खुद भी इस्तेमाल करता है और कई देशों को जैसे कि भारत, चिली इन्हें बेचता है। मेजरली भारत और चिली इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण डील साइन हुई है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के साथ और नेवल ग्रुप फ्रांस का, ये वही नेवल ग्रुप है लेकिन ये अलग चीज करेंगे। अब ये क्या करने वाले हैं? सबमरीन नहीं बल्कि जो सतह के ऊपर जहाज चलते हैं, सरफेस शिप्स, इनमें जो लगने वाले हथियार हैं उनके कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे और इनको दूसरे देशों को भी बेचा जा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत और नेवल ग्रुप मिलकर, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स मिलकर ये क्या करने वाले हैं? सरफेस शिप्स से रिलेटेड पार्ट्स जो होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करेंगे। पूरा जहाज नहीं बनेगा लेकिन जहाज के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो यहां पर बनाए जाएंगे। इसके अंदर एक बड़ा कोलैबोरेशन होगा। तीसरा महत्वपूर्ण डील जो डिफेंस के क्षेत्र में है वो है जॉइंट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन बनाने का। तो यहां पर कंपनी का नाम याद रख लो, फ्रांस की कंपनी है साफरान और वो भारत के डीआरडीओ के साथ काम करेगी। डीआरडीओ और साफरान मिलकर क्या बनाएंगे? एक नया इंजन।
अब देखिए भारत की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हम पार्ट्स तो बना लेते हैं एयरक्राफ्ट के, लेकिन जो उसका इंजन होता है वो हमें बाहर से खरीदना पड़ता है किसी ना किसी देश से। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। इसी के कारण हम अभी तक अपना इंडिपेंडेंट जहाज जो 100% इंडिजिनस हो वो पूरी तरह से अभी डेवलप नहीं कर पाए। मुझे पता है कि अब आप में से कई लोग कहेंगे कि सर तेजस है, तेजस के भी कुछ कंपोनेंट बाहर से लाए गए हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हमें आती है इंजन में। तो अब इंजन एक बार हमने डेवलप कर दिया तो फिर आप उस इंजन को किसी भी जहाज में लगाइए, मतलब कितने भी वेरिएंट्स उसके आप निकाल सकते हैं और उससे आसानी से जहाज बना सकते हैं। तो हम सफरान के साथ मिलकर, डीआरडीओ और सफरान मिलकर क्या बनाने वाले हैं, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का इंजन। ओके, इसी के साथ हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, यानी कि जो भारी मशीनरी उठा लेता है वैसा वाला हेलीकॉप्टर, उसके लिए भी कॉपरेशन होगा, उसका भी काम करा जाएगा, वो भी सफरान कंपनी के साथ ही डील हुई है। अब देखिए ये जो नेवी वाली डील है ना स्कॉर्पियन सबमरीन की, इसका कुछ क्रिटिसिज्म हो रहा है क्योंकि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक क्या है? सबसे बड़ी बात, ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, ये ट्रेडिशनल डीजल पावर पे चलती है, ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन नहीं है जैसे भारत की अरिहंत है या अरिघात है, ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं। तो इनको आप बहुत लंबे समय तक पानी के नीचे रख सकते हो, लेकिन ये जो डीजल पर चलने वाली सबमरीन है, इनको अपना डीजल का धुआं छोड़ने के लिए कुछ कुछ समय पर सतह पर आना पड़ता है, और जब ये इस तरह से सतह पर आती है तो ये आसानी से स्पॉट करी जा सकती है बिकॉज ऑफ ड्रोन्स एंड अदर टेक्नोलॉजी, खास करके सैटेलाइट्स हैं। अगर आपको पता है कि 200-300 किलोमीटर के एरिया के अंदर सबमरीन है तो वहां पर कई तरह की उसकी ट्रैकिंग हो सकती है, विच इज वेरी बैड फॉर सबमरीन्स। तो सबमरीन की खासियत यही है कि वो छुपे रहकर मार करती है, और अगर उसकी छुपने की कला पर ही संदेह उठ जाए तो फिर ये प्रॉब्लम आती है। तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम डीजल सबमरीन्स का रहता है। अब ऐसा नहीं है कि इसके कारण सारे फीचर इसके खराब हो गए, नहीं, इट इज़ अ वेरी गुड सबमरीन, बट इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक इस वक्त यही है कि ये डीजल पर ऑपरेट होती है, और अभी फ्यूचर जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स का है। ज़्यादातर देश, खास करके यूएसए, दे आर मूविंग टूवर्ड्स मोर एंड मोर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। हमारे पास भी है, तो अभी हमने डीजल सबमरीन अगर खरीदी है तो ये थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी हो जाती है, तो इसका बस एक ये मेजर क्रिटिसिज्म है। न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो बहुत महीनों तक नीचे रह सकती है, इनफैक्ट हाइपोथेटिकली वो हमेशा समुद्र की सतह के नीचे रह सकती है, लेकिन होता क्या है ना कि देखिए खाना पीना ये सब लेने के लिए आपको कुछ महीनों पे सतह पर आना पड़ेगा, वरना अगर उसको डीजल के चलने का, जैसे डीजल चलता है तो उसके फ्यूम्स निकलते हैं, वैसा यहाँ पर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन में कुछ नहीं होता है। तो इसको ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल है, केवल थर्मल इमेजिंग के माध्यम से आप न्यूक्लियर सबमरीन को ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि जो पानी निकलता है इसके पीछे वो थोड़ा सा गर्म होता है, तो वो ट्रैक करना भी बहुत डिफिकल्ट है, इट इज़ नॉट वेरी ईजी। अब आते हैं रफाल पर। तो देखिए एक बहुत बड़ा ओमिशन या एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अभी कि रफाल जेट की डील का क्या हुआ, क्योंकि जब मोदी जी फ्रांस गए थे तो उस समय बहुत चर्चा हो रही थी कि हम 26 और रफाल जेट खरीद रहे हैं। ऑलरेडी हम 36 खरीद चुके हैं, इंडियन एयरफोर्स को 36 रफाल जेट मिल चुके हैं, 26 और खरीदने की बात हो रही थी, एंड दिस टाइम इट वॉज फॉर नेवी। तो भारत की नौसेना के लिए रफाल जेट, जो मरीन रफाल है, वो खरीदने की बात हो रही थी, लेकिन इसका फाइनल डॉक्यूमेंट्स में या जो जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज होता है फ्रांस और इंडिया के द्वारा, उसमें इसका कोई जिक्र नहीं मिला है। तो ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक है कि ये मरीन रफाल के बारे में कुछ डिटेल्स बाहर क्यों नहीं आई हैं। लेकिन जो डिटेल पहले बाहर आई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए 26 मरीन रफाल खरीद रहे थे। मरीन का मतलब है ये नेवी के लिए इस्तेमाल होता है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ड्रास्टिकली अलग है, थोड़े बहुत कुछ उसके अंदर डिजाइन चेंजेस हैं ताकि वो जहाजों पर लैंड कर सके। तो जैसे हमारे जो जहाज हैं, आईएनएस विक्रांत हो गया या दूसरे जो नए बन रहे हैं हमारे जहाज, उन पर ये लैंड कर सकेगा, इसीलिए हम इसे खरीद रहे थे। अब ये वाली डील डिफेंस मिनिस्ट्री ने ओके कर दी है, लेकिन इसको लेकर कुछ सवाल उठाए गए थे कि इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ रही है, हमें दूसरे देशों को सस्ते में मिल रहा है, हमें महंगे में मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है, ये मेरा पर्सनल आकलन है, कि शायद इसी के कारण अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, इंडिया की तरफ से डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस डील को ओके जरूर कर दिया था बिफोर द प्राइम मिनिस्टर विजिटेड फ्रांस। अभी जो रफाल एम है, इसके देखिए बहुत सारे कैपेबिलिटीज़ हैं। अब ये कैपेबिलिटीज़ कोई डिफेंस के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, यूपीएससी इतना डिटेल में आपको नहीं पूछने वाला है। फिर भी अगर जानना चाहते हो तो पढ़ के पॉज करके पढ़ लेना, पॉज करके पढ़ लीजिएगा, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की मेरे अनुसार आपको आवश्यकता नहीं है। बस इतना ध्यान रखो कि रफाल एम क्या है, ये इसका मरीन वेरियंट है जो ऐसे जहाज पर लैंड करता है जो एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें 80% तो सेम ही है, जो रफाल हम ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं उसमें, और इसमें 80% कंपोनेंट सिमिलर हैं। तो हमारे लिए भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसके सिस्टम समझना भी आसान है और इसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। जो इसमें मेजर चेंज है ना, वो इसके नोज में किया जाता है, ताकि इसका थोड़ा सा एंगल नीचे कर देते हैं ताकि लैंडिंग वगैरह में आसानी रहे। तो इसके जो मेजर चेंजेस हैं मरीन रफाल में, वो यही होते हैं डिज़ाइन में। वैसे अब देखो टेक्निकली बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें बाहर आती नहीं है बिकॉज ऑफ डिफेंस सीक्रेट्स। और जो मेजर चेंज बाहर आता है वो हमें आपको बताना है, और वो मैंने आपको बता दिया। जंप स्ट्रट टेक्नोलॉजी जो है, जिससे वो आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। और दूसरा इसका जो ये नोज है, नोज मतलब इसका जो आगे का हिस्सा है, ये थोड़ा सा एंगल पे होता है, दैट्स ऑल। इसको चेंजेस होते हैं, इसके अलावा मोस्टली 80% चीज़ें सेम ही होती हैं। तो ये एक रफाल एम है जो फ्रांस की नेवी ऑपरेट करती है, उसका यहाँ पर आप फोटोग्राफ देख सकते हो, ठीक है।
और ये एयर टू ग्राउंड और इसके साथ साथ एयर टू एयर अटैक्स कर सकता है, तो ये काफ़ी अच्छा एरोप्लेन है। इनफैक्ट फ्रांस की खुद की नेवी शायद 40 या 42 कुछ रफाइल एम ऑपरेट करती है, जो उनके भी ज़्यादातर हवाई जहाज़ नेवी के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा यही वाला है। और इस पर ये सारी मिसाइल्स ला दी जा सकती हैं और इन मिसाइल्स के माध्यम से आप अटैक कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा ये सवाल यही है कि इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अभी यूएस की तरफ से दबाव आ रहा है कि आप हमारा FA-18 सुपर हॉर्नेट खरीदो, लेकिन भारत सुपर हॉर्नेट नहीं बल्कि रफाइल खरीदना चाहता है। हो सकता है कि यूएस के दबाव के कारण शायद ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं आया। देन डिफेंस डील के बाद में एक फाइनेंशियल डील ये थी कि यूपीआई अब भारत के साथ साथ अन्य कई देशों में जो चल रहा है वो फ्रांस में भी लागू होगा। तो देखिए सिंगापुर, भूटान, नेपाल, यूएई, इन सब ने तो चालू कर ही दिया है यूपीआई ट्रांजैक्शन कहीं कहीं पर, लेकिन अब फ्रांस भी इसके अंदर जुड़ गया है। तो सबसे पहले शुरुआत होगी आईफिल टावर से, जो मोस्ट आइकॉनिक लोकेशन है फ्रांस की या फिर पेरिस की। वहां पर भारतीय टूरिस्ट जाकर अब उसका टिकट यूपीआई से खरीद सकते हैं और वहां जाकर अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडो फ्रेंच कोऑपरेशन। तो ये तो हो गया जो करंट डील है। अब साथ साथ में यूपीएससी में आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमने पहले फ्रांस के साथ क्या क्या डील करी है। तो फ्रांस हमारा एक काफी सामरिक साझेदार रहा है, बहुत अच्छा सामरिक साझेदार रहा है। उसने हमारी कई इंटरनेशनल लेवल पर हेल्प भी करी है, तो आपको वो पूरा इतिहास में बता देता हूं। देखिए मेनली हमने फ्रांस से बहुत हथियार खरीदे हैं 50s और 60s में, क्योंकि तब यूएस हमें हथियार नहीं बेचता था। ऑल्दो हमें सोवियत ब्लॉक से हथियार आ जाते थे, लेकिन फ्रांस तब भी हमें हथियार बेचा करता था। तो सबसे पहले हमने इनसे देखिए ब्रेगुड एलिजी नाम का एक एयरक्राफ्ट, 14 एयरक्राफ्ट ये खरीदे थे। छोटे से हवाई जहाज हैं, इनको हमने 61 से 91 तक उड़ाया था। फिर हमने मतलब एयरफोर्स ने उड़ाया था डसॉल्ट उरागान, हो सकता है थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो जाए, अब ये फ्रांस के प्रोनाउंसिएशन इतने मुझे भी नहीं आते हैं। ये 104 हवाई जहाज हमने 1950 के दशक में खरीदे थे और इनको हमने नाम दे दिया तूफानी। तो इसकी बॉडी देखकर भी लग रहा है कि ये तूफानी ही होगा। फिर डसॉल्ट कंपनी से लिया गया था मिस्टेयर 4, इसको भी 104 एयरक्राफ्ट्स को खरीदा गया था 1957 में, और ये हमारे को 1965 के युद्ध में काफ़ी काम में आते हैं। फिर हमने खरीदा सेपीकैट जगुआर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेन है। ये जो जगुआर एयरक्राफ्ट है ना, इनफैक्ट ये भारत के एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाता है। तो ये हमने बहुत लंबे समय तक इनको चलाया और इनको लोकली हमने नाम दे दिया था शमशेर। देन एल्यूटे 3, इसको हमने चेतक हेलीकॉप्टर के रूप में उड़ाया। ये चेतक हेलीकॉप्टर है, तो ये भी फ्रांस की मदद से ही हमने बनाया था। मैन्युफैक्चरिंग इसकी यहाँ पर हो रही थी, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो सारी फ्रांस की थी। देन 1980s में हमने लिया मिराज जेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट थ्रू आउट 90s एंड अर्ली 2000s अगर इंडिया की एयरफोर्स का जो सबसे महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट था तो वो था मिराज। महत्वपूर्ण मतलब जो एडवांस है, काफ़ी अच्छा है, वो था मिराज। तो हमने 51 मिराज जेट्स खरीदे थे। हालांकि 2-3 क्रैश में हमारे को अभी जा चुके हैं, लेकिन अभी भी ज़्यादातर मिराज मौजूद हैं एंड दे आर स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। और मिराज को पायलट्स काफ़ी प्रेफर करते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है और कारगिल युद्ध में भी ये काफ़ी काम में आया था। फिर उसके बाद ये जो शक्ति हेलीकॉप्टर है, इसके जो इंजन्स हैं ये भी फ्रांस की मदद से बनाए गए हैं। देन एक नेवी में सबमरीन हमने ली थी, फॉक्सट्रॉट क्लास सबमरीन है, INS कुर्सूरा। अब आपको ये सब नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर कभी हिस्ट्री पर सवाल आ जाए कि इंडिया और फ्रांस के बीच में इतिहास क्या रहा है वेपन्स डील का, तो आपको ये सब जिक्र करने जरूरी होंगे। इसमें भी अगर आप फॉक्सट्रॉट नहीं लिखते, केवल INS कुर्सूरा लिख देते हो तो भी आपका काम चलेगा। अब ये रिटायर होने के बाद ये विशाखापट्टनम में रखी हुई है इस तरह से INS कुर्सूरा, आप इसे यहाँ जाकर देख सकते हैं, इसीलिए ये जमीन के बाहर है, वरना सबमरीन पानी के नीचे होती है। ठीक है, फिर देखिए DRDO को हेल्प करके फ्रांस ने एक रेडार में बनाने में भी मदद करी थी। तो 3D मल्टी फंक्शन कंट्रोल रेडार जो हमने बनाया वो भी फ्रांस की मदद से बनाया गया था। थेल्स नाम की कंपनी है फ्रांस की, उसकी मदद से। और ये कलवारी क्लास वाली सबमरीन्स का ऑलरेडी हम जिक्र कर चुके हैं। फिर देखिए फ्रांस ने हमारा और भी कई समय पर साथ दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट था 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे पोखरण में। उस समय पूरी दुनिया ने, खास करके पश्चिमी देशों ने भारत की आलोचना करी। उस समय भी फ्रांस ने आलोचना करने के बावजूद इंडिया का साथ दिया, और सबसे पहले अगर किसी पश्चिमी देश ने हमारे साथ रिश्ते वापस नॉर्मलाइज किए थे तो वो था फ्रांस। इमीडिएटली आफ्टर द वेस्ट क्रिटिसाइज्ड अस, फ्रांस ने हमारे साथ कई सामरिक समझौते किए थे। इट वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया आफ्टर द न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998, और उसके साथ वार्तालाप नॉर्मल करी। अल्टीमेटली यूएस भी मान गया था स्ट्रोप, टैलबोट और जसवंत सिंह की बातचीत के बाद, लेकिन यूएस से पहले फ्रांस ने कहा था कि नहीं, भारत सही कर रहा है, उसे आवश्यकता है न्यूक्लियर टेस्ट की। तो कई क्रिटिकल मोमेंट्स पर फ्रांस हमारे साथ खड़ा रहा है वर्ल्ड लेवल पर, जब अमेरिका हमारा साथ छोड़ देता है। अमेरिका तो बिल्कुल ही दगाबाज टाइप देश रहा है हमारे लिए। 80s और 90s की अगर हम बात करें, वो हमारे साथ कभी खड़ा नहीं रहता था, लेकिन फ्रांस हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। 2006 में जब हमारा सिविल न्यूक्लियर नेगोशिएशन यूएस के साथ चल रहा था, उस समय भी फ्रांस ने हमारी पुरजोर तारीफ करी थी और बहुत ज़्यादा पुश किया था यूएस को कि आप भारत के साथ डील साइन करिए।
ठीक है। याक शिराक जो है वो उस समय खुद पर्सनली भारत आए थे जब ये डील साइन होने की बातचीत चल रही थी। फिर 2008 में ये भी बात चली कि भारत को G8 में शामिल किया जाए, उसके लिए भी फ्रांस ने ही हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था कि हाँ इंडिया डिजर्व्स टू बी इन द G8 ग्रुप। हालांकि हम आ नहीं पाए, वो बात अलग है, लेकिन फ्रांस ने उसका काफ़ी पुरजोर बैकिंग दिया था हमें। फिर फ्रांस ये भी हमेशा बैक करता है कि इंडिया को यूएनएससी में शामिल किया जाए। जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं उस लिस्ट में भारत को ज्वाइन करवाने में सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्टर है हमारा वो फ्रांस ही रहा है। चाहे पिछले 40 साल का इतिहास आप उठा के देख लीजिए, जब भी इस पर वोट या चर्चा हुई है फ्रांस ने हमेशा हमारे फेवर में बात करी है। तो परमानेंट मेंबरशिप के मामले में भी फ्रांस हमारा सबसे बड़ा सपोर्टर है। 2008 में इंडिया और फ्रांस ने भी एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया था सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन पर, और उसके बाद से फ्रांस हमारे कई न्यूक्लियर प्लांट्स को सप्लाई कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई कर रहा है, और एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हमारे दोनों के बीच में बन रहा है, दैट इज द जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इस पे अभी काम लगभग चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, कुछ कुछ काम अभी बाकी है। तो जैतापुर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन द वर्ल्ड, और वो भी फ्रांस की मदद से हम बना रहे हैं। अब आपके लिए एक सवाल है, कमेंट में बताओ कि फ्रांस की वो कौन सी कंपनी है जो उस जैतापुर वाले प्लांट को बना रही है। ये आपको मुझे सर्च करके बताना है, अगर नहीं पता है तो, और अगर बिना गूगल सर्च किए बता सको तो इसका मतलब है कि आप न्यूज़ को, करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर करते हैं। तो फ्रांस की मदद से हम काफ़ी अच्छे न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगा रहे हैं, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले न्यूक्लियर रिएक्टर्स फ्रांस बनाता है। फिर देखिए 2015 में भी इंडिया और फ्रांस के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का समझौता हुआ था, और उसी के बाद 2016 में हमने 36 रफाल जेट्स को खरीदा। वो सबसे बड़ी डील थी उस समय की, मतलब 2000s की अगर आप देखो तो एयरक्राफ्ट में बहुत बड़ी डील है ये 36 एयरक्राफ्ट की, और ये डील ही अभी एक्सटेंड होनी थी जो कि ऑफिशियली हो नहीं पाई है। 2018 में भारत फ्रांस ने ये निर्णय लिया कि दोनों एक दूसरे के नेवल बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डील दो देश तभी करते हैं जब उन्हें एक दूसरे पर पूरा भरोसा हो कि भैया हमारा जहाज उनके नेवल डॉकयार्ड में जाएगा तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई टेक्नोलॉजी चोरी ना हो जाए, या फिर उस पर हमला ना कर दें। तो कई तरह के रिस्क एसोसिएटेड होते हैं। तो ये वाले एग्रीमेंट हमेशा वही देश करते हैं जिन्हें आपस में एक दूसरे पर पूरा भरोसा है कि ये देश हमारे साथ कभी धोखा नहीं करेगा। तो भारत और फ्रांस ने ये समझौता किया, हालांकि अब तो यूएस के साथ भी हो रहा है, लेकिन फ्रांस ने पहले किया था। फिर अगर आप मिलिट्री एक्सरसाइजेस की देखें तो 3 मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं। आर्मी करती है शक्ति एक्सरसाइज, जो नेवी की होती है उसे कहते हैं वरुण, और जो एयरफोर्स की होती है दैट इज कॉल्ड गरुड़। तो शक्ति, वरुण, गरुड़, ये तीनों एक्सरसाइजेस इंडिया और फ्रांस के बीच में होती हैं। ये भी यूपीएससी का एक समय पर फेवरेट सवाल होता था। एयरक्राफ्ट जो एक्सरसाइजेस हैं, चाहे वो नेवी की हो, आर्मी की हो, उनके बीच में मैच द फॉलोइंग आता था। अभी 2-3 साल से इन पर सवाल नहीं आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सवाल आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि 2013, 14, 15, 16 में इन पर सवाल आए थे। हो सकता है कि यूपीएससी फिर से अगले साल से इन पर सवाल पूछना स्टार्ट कर दे। देखिए स्पेस वाले टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसरो और CNES जो कि फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, उसने भी एग्रीमेंट साइन किया था 1993 में। इसके तहत 2 जॉइंट मिशन थे, एक तो मेघा, ट्रॉपिक एंड सरल, ये दोनों सक्सेसफुली डेवलप किए गए थे। इसरो ने फ्रेंच स्पॉट सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया है हमारे PSLV लॉन्च व्हीकल्स पर, क्योंकि हमारे देश में इसरो जो है वो काफ़ी किफ़ायती दाम पर सैटेलाइट्स लॉन्च कर देता है कंपेयर टू दीज वेस्टर्न कंट्रीज। तो ये था पूरा इंडिया फ्रांस का कोऑपरेशन। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक बताएं। मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल हम बहुत ही कम प्राइस पर 8000 रुपीज़ में लेकर आ रहे हैं। 1 अगस्त से शुरू हो रहा है, अमित सर इसे स्टार्ट करेंगे। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल प्लस GS की क्लासेस एक साथ लेते हैं तो आपको ये 15,000 रुपीज़ में अवेलेबल होंगी। यहाँ पर भी ये कोड महिपाल यूज करने पर आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा। 15 जुलाई से हमारा बोध बैच स्टार्ट हो चुका है। इस बैच को अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी नीचे पहले कमेंट में मिलेगा। यहाँ पर शुद्ध हिंदी में, यानी कि नोट्स भी हिंदी में और बोला भी हिंदी में जाएगा। इस तरह से पढ़ाई होगी। अनअकैडमी के टॉपर्स जो हैं वो 333 थे। जो इंटरव्यू से हैं, जो हमारी क्लासेस से हैं, क्लियरली हम डिमार्केट करके आपको बताते हैं। ठीक है, आप उनका डिटेल्स देख सकते हैं वेबसाइट पर जाकर, और साथ ही साथ आप इनके इंटरव्यूज भी हमारे चैनल्स पर देख सकते हैं। पर्सपेक्टिव सीरीज में हमने हिंदी माध्यम के टॉपर्स को बुलाकर 2 एपिसोड करे हैं, उन दोनों को देखिए। इंग्लिश मीडियम के भी टॉपर्स के कई एपिसोड्स हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इनसे जुड़िए, और PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से और यहाँ से। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।